दोस्तों, सो नाउ वी मूव ऑन टू द स्पेक्ट्रल एनालिसिस। अच्छा, जनरली हमारा जो एक्साइटेड स्टेट होते हैं, उस एक्साइटेड स्टेट का जो हमारा टाइम लाइफ टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है। हम जानते हैं ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻8 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो जनरल पोजीशन में जब हम लोग अगर रूम टेम्परेचर वगैरह में बात करें, हमारा हाइड्रोजन एटम के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे ग्राउंड स्टेट पे ही होंगे। हम ये चीज सेफली एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, इस कारण पे हाइड्रोजन से हमें कोई कलर देखने को नॉर्मली नहीं मिलती है। ठीक है, बट अगर मान लो मैंने हाइड्रोजन गैस को एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस का डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं उसके थ्रू अगर हम उसको एक्साइट करें, तो दोस्तों इन दैट केस हमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स टेम्पोररीली ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने वाले हैं। ठीक है, हाँ, टेम्पोररीली जाएंगे और तुरंत जो है वो वापस भी आएंगे। उसका डी एक्साइटेशन भी डेफिनेटली होने वाली है, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स है और हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांजिशन है। नॉट इनफाइनाइट, बट हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसफर पॉसिबल है। डिफरेंट हमारे पास एनर्जी लेवल्स है, तो हमें अलग अलग वेवलेंथ्स के फोटॉन्स जो है वो हमें मिलने वाली है। ठीक है, तो ये जो फोटॉन्स हमारे बाहर निकल रहा है, ये जो हमारे रेडिएशन है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ये सारे वेवलेंथ्स को डिटेक्ट करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। उस स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू पास करवाते हुए अगर हम फ्लोरेसेंस स्क्रीन में उसको डालें तो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स हमें ऑब्जर्व करने को मिलेगा। ये वही सारे फोटॉन्स होगा जो हमारा दो लेवल के जो एनर्जी डिफरेंस है उस एनर्जी डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग होगा। तो फ्लोरेसेंस स्क्रीन में ये जो हमें मिला, दैट इज कॉल्ड द एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, सो इन द स्पेक्ट्रल एनालिसिस हमारा मेन काम तो रहता है हमेशा वी डिस्कस अबाउट द एमिशन स्पेक्ट्रम। यानी एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? वो सारे के सारे जो हमारा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे कूदने के दौरान बन रहा है। ठीक है, सो मान लो हमारा जो एटॉमिक नंबर है, दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू Z। ओके, और यहां पर जो हमारा ट्रांजिशन हो रहा है, यहां पर जो हमारा ट्रांजिशन हो रहा है वो ट्रांजिशन मान लो हमारा हो रहा है फ्रॉम N1 टू N2। N1 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन N2। तो जो हमारा डेल्टा E होगा, मैंने बहुत बार लिख दिया हूं, अब मैं नहीं लिखने वाला हूं। डेल्टा E इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू 1 बाई N2 स्क्वायर माइनस 1 बाई N1 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा लैम्डा बार होगा, that lambda bar will be equals to the Rydberg constant into 1 by N2 square minus 1 by N1 square into Z square। ये हमारा डिफरेंट जो फोटॉन्स मिलेगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये जो है ये हमें पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम देता है। यानी जो भी वेवलेंथ्स हमें मिलेंगे ये सारे के सारे हमें इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही हमें मिलने वाला है। उसके वेवलेंथ्स जो है वो यही वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। एंड यहां पर बस ध्यान देना है, N1 N2 belongs to the natural numbers and N1 is definitely greater than N2। ठीक है, नाउ based on N2 यानी N2 के ऊपर मतलब कहां पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। ठीक है,
कहां पर जो है इलेक्ट्रॉन हमारा जंप कर रहा है। The whole spectrum is divided into few series। इनको हम लोग कुछ सीरीज में जो है वो तोड़ डालते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा कहां पर जंप मार रहा है उसके ऊपर बेस करते हुए हम लोग ये पूरा स्पेक्ट्रम को कुछ सीरीज पे तोड़ेंगे, और जिन साइंटिस्टों ने इनको डिस्कवर किया वो सारे सीरीज एक्सपेरिमेंटली, उनके अकॉर्डिंग इन सीरीज का कुछ स्पेसिफिक नाम है जो हमें डेफिनेटली याद रखना है। क्या क्या? सबसे पहले N2 अगर 1 है, N2 अगर हमारा 1 है तो उसका हम लोग नाम देते हैं लाइमैन सीरीज। N2 अगर हमारा 1 है तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइमैन सीरीज। तो लाइमैन सीरीज का जो हमारा जनरल लैम्डा बार होगा वो कितना होगा? R1, यहां पे तो 1 हो जाएगा, -1/n² इंटू z²। ठीक है, ये हमारा लैम्डा बार का फॉर्मूला हो जाएगा फॉर द लाइमैन सीरीज, जहां पे n जो है वो हमारा 2 3 4 डॉट 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 हमारा चलता रहेगा। दिस इज द लाइमैन सीरीज, यानी जो हमारा फर्स्ट लेवल पे कूदेगा, ग्राउंड स्टेट पे कूदेगा, उसको हम बोलेंगे लाइमैन सीरीज। अगला सिमिलरली N2 अगर हमारा 2 है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई हायर एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे जंप मार रहा है, तो इन दैट केस वी कॉल इट द बमर सीरीज। ठीक है, अगर N2 हमारा 2 है तो इसको हम लोग बोलते हैं बमर सीरीज, राइट। सो बमर सीरीज के लिए लैम्डा बार क्या होगा? R 1/2² यानी 1/4 माइनस 1/n² इंटू z²। ठीक है, n इक्वल्स टू 3 4। ऑब्वियसली बात है, यहां पे तुम जो पुट कर रहे हो उससे तो एक ज्यादा से ही तुम्हें हमेशा चालू करनी पड़ेगी। ठीक है, थर्ड, N2 अगर हमारा 3 है तो दैट इज द पैस्चन सीरीज। N2 अगर हमारा 3 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पैस्चन सीरीज। तो पैस्चन सीरीज क्या होता है? लैम्डा बार इक्वल्स टू R इंटू 1/3² माइनस 1/n² इंटू z²। ये हमारा पैस्चन सीरीज का जनरल फॉर्मूला है, और n का वैल्यू जो है वो है 4 5 6 so on and so forth। नेक्स्ट अप, N2 अगर हमारा 4 है तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। N2 अगर हमारा 4 होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। सो लैम्डा बार R इंटू 1/16 माइनस 1/n² इंटू z², ये हमारा लैम्डा बार आएगा, जहां पे n जो आएगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 5। पैस्चन के बाद का आइडेंटिफिकेशंस जो है, यानी ब्रैकेट से चालू करते हुए उनका आइडेंटिफिकेशन काफी लेट हुआ था। ठीक है, उनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल था। इसका मेन रीजन ये है, देखो ग्राउंड स्टेट के साथ
फर्स्ट लेवल का ही एनर्जी डिफरेंस 10.2 ईवी का होता है, यानी हमारा जो फोटोन निकलता है वो सब्सटेंशियल एनर्जीज की होती है। बमर में भी ठीक ठाक फिर भी डिफरेंस मिल जाती है। पैस्चन चलो मरमुरा के थोड़े बहुत डिफरेंस तो मिलता है, लेकिन उसके बाद के जो सीरीज है 4 ऑनवर्ड्स जो एनर्जी डिफरेंस होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। यानी इस कारण पे जो हमारा ब्रैकेट सीरीज होती है वो और उसके आगे के जो सीरीज है उनको डिस्कवर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। मैं नाम तो लिख दे रहा हूं, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड जब असली में उन्होंने एविडेंशियली निकाले थे ये सारे सीरीज, दैट रिक्वायर्ड सम हाई प्रिसिशन वाले इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस एक सर्टेन लेवल के बाद प्रैक्टिकली हमारा रहता नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट पॉइंट ऑल्सो, राइट? एंड नाउ N2 अगर हमारा 5 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फंड सीरीज। इसको हम लोग बोलते हैं फंड सीरीज, ठीक है, राइट? एंड लैम्डा बार इस पे आएगा R इंटू 1/25 माइनस 1/n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। ये हमारा फंड का आएगा। पी फंड मत बोलना, n जो होगा दैट विल बी 6 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है? जस्ट लाइक निमोनिया बोलते हैं पी निमोनिया नहीं, तो वैसे ही फंड है ये। N2 equals to 6. The last actually identifiable series, that is called the Humphrey series. The last identified series जो है that is the Humphrey series, that is N2 equals to 6. यानी लैम्डा बार हमारे पास हो जाएगा कितना? R 1/36 माइनस 1/n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। दैट इज माई लैम्डा बार। यहां पे n जो है वो हो गया 7 8 डॉट 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 डॉट। सो दीज आर द सीरीज जिनके बेसिस में हम लोग इस पूरे चीज को तोड़ने वाले हैं। ये स्पेसिफिक नाम जो है वो हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब एक और चीज याद होनी चाहिए। अच्छा, बाय द वे एक चीज जानते होंगे, जो ज्यादा एनर्जेटिक फोटॉन्स जो होंगे, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, वो ज्यादा एनर्जेटिक फोटॉन्स को हम क्या बोलेंगे? अल्ट्रावायलेट होते हैं सबसे ज्यादा। एंड उसके बाद जो इस रेंज पे होता है, बाकी एक्सरे गामा इनके बारे में बात करना छोड़ दो, इसके रेंज में जो होते हैं, जो सबसे एनर्जेटिक वाले होते हैं, वो होते हैं अल्ट्रावायलेट रीजन पे। कुछ होते हैं विजिबल रीजन पे जो हम देख सकते हैं, ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो हमारे होते हैं इंफ्रारेड, यानी जिनका एनर्जी हमारा काफी ज्यादा कम होता है। ऑब्वियसली बात है, ज्यादा एनर्जी गैप हमें लाइमन में मिलता है, यानी सबसे एनर्जेटिक फोटॉन्स जो है वो हमारा लाइमन के होंगे। दैट फॉलोड बाय बर्मर, देन पैस्चन, देन ब्रैकेट, देन फंड, देन हम्फ्रे, ठीक है? सो अब जो मैं लिखने वाला हूं दैट इज ओनली फॉर हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम और टिट्रियम एटम्स, ठीक है? एक इंफॉर्मेशन हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है? हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम या टिट्रियम के लिए, बाकी कोई और के लिए नहीं, हीलियम प्लस के लिए ही नहीं, क्योंकि देखो इंटू जेड स्क्वायर का फैक्टर तो होगा ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है हीलियम प्लस का स्पेक्ट्रम इंटू 4 है एनर्जी वाइज हमेशा। सेम लाइन अगर मैं लूंगा, यानी 4 से 3 वाला लाइन अगर मैं हाइड्रोजन और हीलियम का देखूं, तो हीलियम एनर्जेटिकली इंटू 4 टाइम्स तो होगा ही होगा। पूरा का पूरा 4 फैक्टर से हमारा जूम्ड आउट है। पूरा का पूरा स्पेक्ट्रल जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम में, हीलियम के केस में 4 टाइम्स से हमारा जूम्ड है, राइट?
मैं अभी जो लिख रहा हूं वो ओनली फॉर हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम एटम्स, जो हमें याद होनी चाहिए। लाइमैन जो होते हैं, लाइमैन जो होते हैं, वी इट इज ऑब्जर्व टू बी इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन। ठीक है। जो बमर होते हैं, दैट इज इन द विजिबल रीजन। लाइमैन इज अल्ट्रावायलेट, बमर इज विजिबल। ठीक है। जो हमारा पैस्चन है, जो हमारा पैस्चन है, दैट इज अ नियर इंफ्रारेड। ठीक है। पैस्चन जो होता है वो नियर इंफ्रारेड रीजन पे होता है। जो हमारा ब्रैकेट होता है, that is the mid infrared, or we can simply say it as a infrared region. It's a mid infrared region. And Pfund and Humphrey, ये दोनों के बारे में अगर हम देखें तो ये दोनों हमारा फार इंफ्रारेड रीजन पर एग्जिस्ट करता है। दिस वी हैव टू रिमेंबर, एंड प्लीज रिमेंबर, जो हमारा ये चीज है वो केवल हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम के लिए हमारा वैलिड है। ठीक है, किसी और के लिए नहीं। बट ये जो चीज है वो हमें याद होनी चाहिए, जो कौन अल्ट्रा वायलेट है, कौन विजिबल है और कौन हमारा इंफ्रारेड है। ठीक है। यानी दोस्तों ध्यान देना, अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं, ये हमारा n इक्वल्स टू इंफिनिटी है। बाकी अगर मैं एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करते जाऊं, मैं गैप को ऐसे टू द स्केल नहीं बना रहा हूं। ठीक है। बहुत सारे एनर्जी लेवल्स बनाना है, इसलिए गैप को टू द स्केल बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सो दिस इज n इक्वल्स टू 1। ठीक है। दिस इज n इक्वल्स टू 1, दिस इज n इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, so on and so forth. तो कहीं से भी कूदे, ये हमारा, ये एटम के जस्ट अंदर से कूद रहा है, इंफिनिटी इसलिए मैं मान रहा हूं जस्ट अंदर। ठीक है। तो ये हमारा पहला लाइमैन है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमारा लाइमैन जो है वो हमारा बनता चला जाएगा। मैं सारे के सारे तो दिखाने के पोजीशन में नहीं हूं। कोई भी लाइन हो, ये पूरा का पूरा जो है वो हमारा लाइमैन है। एंड उसके बाद अगर हम ध्यान दें, कहीं से भी कूदे, 2 पर अगर हमारा कूद रहा है, ठीक है, मैं कुछ ही लाइंस दिखा रहा हूं अगेन, तो ये हमारा बमर है। इसके बाद अगर 3 पर कूदे, कहीं से भी कूदे, अगेन मैं कुछ ही लाइंस दिखा रहा हूं, तो ये हमारा पैस्चन है। उसके बाद 4 पे अगर कूदे, कहीं से भी कूदे, तो ये हमारा क्या है, ब्रैकेट। एंड 5 पे अगर कूदे, कहीं से भी कूदे, तो दिस इज माय फंड। और 6 पे अगर कूदे, कहीं से भी कूदे,
दिस इज दी हम्फ्रे। ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है, जो हमारा लाइमैन, बमर और पैस्चन होता है, फॉर each atoms they are distinct। हाइड्रोजन एटम्स के लिए ये तीनों सीरीज जो है वो हमारे डिस्टिंक्ट होते हैं, रेस्ट ऑल आर ओवरलैपिंग। ठीक है, यानी ब्रैकेट का मोस्ट एनर्जेटिक और जो हमारा फंड का लिस्ट एनर्जेटिक है, मतलब ब्रैकेट के बीच में एक फंड चालू हो जाता है। ये जो पहला तीन है वो हमारे डिस्टिंक्ट होते हैं, बाकी जो पीछे के तीन है वो हमारे कंप्लीटली ओवरलैपिंग होते हैं, उनको अलग से देखना बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं। यानी ब्रैकेट चलने के दौरान ही हमारा फंड चालू हो जाता है एंड फिर फंड के अंदर ही हम्फ्रे चालू हो जाता है, उनको अलग से देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, ओके, तो एक बेसिक पहले अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल से यहां पर बैठ चुका है। इट्स अ प्रेटी इजी पार्ट, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ठीक है, व्हाट आई रिकमेंड इज, इन ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ना, जितना ज्यादा हाइड्रोजन्स का एनर्जी गैप तुम्हें याद होंगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। यानी ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 10.2 eV का डिफरेंस है। ट्राई टू रिमेंबर दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके ओके, फॉर नाउ लेट अस डिस्कस सीरीज लिमिट। अच्छा, कोई भी सीरीज के लिए मान लो n2 का वैल्यू जो है वो है हमारा n। ठीक है, सो ऑब्वियसली बात है, जो लैम्डा बार है मैं ये लिख सकता हूं। ठीक है, n1 वो है जहां से वो चीज कूद रहा है। तो कोई एक पर्टिकुलर सीरीज का जो हमारा मैक्सिमम एनर्जेटिक फोटोन होगा वो कब होगा? वो तभी होगा जब डेल्टा E हमारा मैक्सिमम हो। मैक्सिमम एनर्जेटिक फोटोन तब होगा जब एनर्जी गैप हमारा मैक्सिमाइज्ड हो, राइट? तो डेल्टा E अगर हमारा मैक्सिमाइज्ड होगा तो ऑब्वियस सी बात है लैम्डा हमारा मिनिमाइज्ड है। और कोई एक सीरीज के लिए जहां पर कहां पे कूद रहा है वो हमारा फिक्स है, तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम एनर्जी गैप के लिए n1 जो है वो हमारा इंफिनिटी होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है एटम के जस्ट अंदर से कूदे तो उस सीरीज के करस्पॉन्डिंग हमें मैक्सिमम गैप मिलने वाली है, दैट्स फॉर श्योर। सो व्हाट आई कैन राइट इज 1 by lambda minimum is equals to r into 1 by n square minus 0 into z square। यानी लैम्डा मिनिमम का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू n स्क्वायर बाई आर जेड स्क्वायर। लैम्डा मिनिमम का जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू n स्क्वायर बाई आर जेड स्क्वायर। ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा मिनिमम। एंड सिमिलरली जो हमारा लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन होगा वो तब होगा जब डेल्टा E हमारा मिनिमम होगा, यानी लैम्डा ऑब्वियस सी बात है हमारा मैक्सिमम होगा। और ऑब्वियस सी बात है
एनर्जी गैप को मिनिमाइज करना है तो उसका तो एक ही पॉसिबिलिटी है, और वो पॉसिबिलिटी है n1 जो है वो हमारा n+1 होना चाहिए। यानी ऑब्वियस सी बात है 1/λ मैक्स जो होनी चाहिए इंटू z², तो मेरे पास जो आ जाएगा लैम्डा मैक्स दैट विल बी इक्वल्स टू n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर R2 + n इंटू z²। तो कोई एक पर्टिकुलर सीरीज के लिए ये हमारा सबसे छोटा लैम्डा है और ये हमारा सबसे बड़ा लैम्डा है, तो लैम्डा मैक्स एंड लैम्डा मीन आर कॉल्ड सीरीज लिमिट्स। यानी कोई एक पर्टिकुलर सीरीज का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो है हमारा लैम्डा मैक्स और लैम्डा मीन। तो कोई एक पर्टिकुलर सीरीज के लिए जो हमारा लैम्डा है वो हमेशा n² बाई RZ² से चालू करते हुए n² n+1 का होल स्क्वायर R2n+1 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, सो दिस टू आर कॉल्ड दी सीरीज लिमिट्स। सो मोटे मोटे तौर पे हम लोग अपना जो एमिशन स्पेक्ट्रम है वो हम लोग समाप्त कर चुके हैं। ओके ओके, तो अब हम लोग जस्ट इसका उल्टा चीज देखने वाले हैं एंड इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसको जस्ट हम लोग ऑपोजिट देखने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नाउ व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? ध्यान दो, मान लो हमारे पास यहां पे a large number of हाइड्रोजन एटम्स है। ठीक है, और मैंने लेफ्ट हैंड साइड से बहुत सारे ऐसे फोटॉन्स डाल रहा हूं, फोटॉन्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट नंबर डिफरेंट वेवलेंथ्स के फोटॉन इस प्रैक्टिकली कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो मैं डाल रहा हूं, सबका वेवलेंथ अलग अलग है। कुछ अल्ट्रावायलेट रीजन पे है, कुछ इंफ्रारेड रीजन पे है, कुछ डीप इंफ्रारेड रीजन पे। सारे तुम जितना पॉसिबिलिटीज सोच सकते हो सारे पॉसिबिलिटीज यहां पर है। तो डिफरेंट वेवलेंथ्स का फोटॉन जो है वो हम डाल रहे हैं। सो this is the outgoing spectrum. Now ध्यान देना, each atoms will absorb those photons. Each atoms will absorb those photons which have lambda such that AC by lambda equals to delta E हो जाए। यानी जो हमारा इनकमिंग स्पेक्ट्रम है उस इनकमिंग स्पेक्ट्रम में से
कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स को यहां के जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो एब्जॉर्व कर लेगा, जो कि हमारा Hc बाय लैम्डा डेल्टा E हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन्स विल गेट एक्साइटेड। और यहां से जो वेवलेंथ्स हमारा हाइड्रोजन एटम्स एब्सॉर्ब कर लिया वो राइट हैंड साइड में हमारा मिसिंग होंगे। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा आउटगोइंग स्पेक्ट्रम है, आउटगोइंग स्पेक्ट्रम विल हैव सम वेवलेंथ्स मिसिंग। ठीक है, ध्यान देना, एमिशन का जस्ट उल्टा एब्सॉर्प्शन होगा। अगर 4 से 1 आने पे एक लाइनमैन का लाइन बनेगा तो वैसा फोटोन जो 1 से 4 का ट्रांजिशन देगा वो यहां पर डेफिनेटली मिसिंग होगा। तो एमिशन में हमें जो लाइंस मिलते हैं, अगर मैं इसको फ्लोरेसेंस स्क्रीन में डालूंगा तो उन पर्टिकुलर जगहों पे लाइन मिसिंग होंगे। जो हमारा, अगर मैं ये मान ले रहा हूं जो मेरा कलेक्शन है वो इंस्टेंटेनियस है, यानी ये एक्साइट होकर वापस ग्राउंड पे आए उससे पहले मैं कलेक्ट कर चुका हूं, एजम्पशन तो रहेगा। ठीक है, वरना ऑब्वियसली इधर के जो स्पेक्ट्रम्स है उसमें थोड़ा बहुत तो इसका जो हमारा एमिशन है वो भी काउंट हो जाएगा। इसका एमिशन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, जो हम कलेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। दैट इज एजम्पशन। ठीक है, देयर आर सम टेक्निक्स ऑफ डूइंग इट, लिव इट। So outgoing spectrum will have some wavelengths missing, and lambda of those will just correspond to emission spectrum. ठीक है, स्पेक्ट्रम hence obtained, spectrum hence obtained is called absorption spectrum. And try to understand, it is just the negative of emission spectrum and nothing else. तो स्पेक्ट्रम का जो भी एनालिसिस था वो हमारा हो चुका है समाप्त। अब हम लोग ये वाले जो पार्ट है इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। पहले एकदम बेसिक लेवल से चालू करेंगे एंड देन वी विल मूव फर्दर, और कुछ बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चंस भी हम इस पार्ट पे सॉल्व करेंगे। दिस इज द मेन पार्ट जहां पर हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस बनते हैं। तो वी हैव टू केयरफुली ऑब्जर्व हाउ द क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग बेसिक क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। तो एकदम आसान क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, जो कोई एक हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, आई डोंट नो व्हिच स्पीसीज इज इट, उसका जो फर्स्ट लाइन है ऑफ बर्मर सीरीज, उसका वेवलेंथ है 6400 एंगस्ट्रॉम। तो सवाल यह है, जो लाइमैन सीरीज का लास्ट लाइन होगा उसका वेवलेंथ कितना होगा। दोस्तों ध्यान देना, इस पे जेड वगैरह के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं दिया हुआ है। अच्छा, तो सिंपल सी बात है, जो हमारा बमर होता है उस बमर का लैम्डा बार क्या होता है, इसको मैं लैम्डा 1 बार रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्या होगा बताओ। दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा बी लिख देता हूं, ठीक है ना, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। 1/4 माइनस 1/n² इंटू z। ठीक है, सो फर्स्ट लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट लाइन ऑब्वियसली रिप्रेजेंट करेगा n इक्वल्स टू 3 को।
सो व्हाट आई नो इज, जो हमें दिया हुआ है 1/6400 एंगस्ट्रॉम, 1/4 माइनस 1/9 इंटू z स्क्वायर। रिडबर्ग को मैं प्रॉपर यूनिट पे पुट करूंगा इन एंगस्ट्रॉम इन वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, वहीं पर अगर मैं लाइमैन के बारे में बात करूं तो लैम्डा एल बार हमारा क्या है, 1 माइनस 1/n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। और अब पूछा है इसका लास्ट लाइन, तो जो इसका जो लास्ट लाइन होगा दोस्तों, ध्यान देना, दैट विल बी इक्वल्स टू n इक्वल्स टू इंफिनिटी। यही तो उसका लास्ट लाइन है, यानी 1/लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम विल बी इक्वल्स टू r इंटू z स्क्वायर। राइट, so if I divide the two, what we get is lambda upon 6400, rz स्क्वायर कट गया, उसमें ये बनेगा, ये तो 1 है, तो यहां पर बन जाएगा मेरा 5/36। सो लैम्डा जो आएगा दैट विल बी 6400 इंटू 5/36 एंगस्ट्रॉम। एंड इफ आई कैलकुलेट तो ये 1600, तो दैट इज 8000/9। सो दैट्स अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन। मेरे ख्याल से ये हमें समझ में आ चुका है, ठीक है। तो कुल मिला के इन्हीं चीजों को लेकर खेलना है, कोई बहुत ज्यादा तोप दागने वाली बात तो यहां पर नहीं है। कुछ क्वेश्चन इंट्रिंसिकली काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, वो राइट नाउ अगर हम छोड़ दें, इसके जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। सो एक और एक सिंपल क्वेश्चन के थ्रू ध्यान देते हैं। क्या है मेरे पास H एटम्स है, ठीक है। ऑल इलेक्ट्रॉन्स एट ग्राउंड स्टेट, जितने भी हाइड्रोजन एटम्स है सबका ग्राउंड स्टेट पे ही है, राइट। नाउ photons having lambda equals to 12 having E equals to 12.1 eV are incident on it. Find E of photons obtained eventually. ठीक है, हमारे पास बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स है और अब मैं उसके ऊपर फोटॉन्स डाल रहा हूं और उन फोटॉन्स का जो एनर्जी है वो हमारा है 12.1 eV। तो सवाल ये है फाइनली हमें जो फोटॉन्स मिलेंगे उनके एनर्जीज क्या होंगे। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, ध्यान देना, जो 12.1 eV है दैट इज इक्वल्स टू 13.6 माइनस 1.5 eV। दैट इंप्लाइज photons will give a transition from n equals to 3 to n equals to 1 to, यानी हाइड्रोजन्स के जो एटम है वो हमारे एक्साइट होंगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट होके सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पर जाने वाला है। तो ध्यान देना है यहां पर,
ये है हमारा n इक्वल्स टू 3, ये है हमारा n इक्वल्स टू 2, ये है हमारा n इक्वल्स टू 1। तो जब ये वापस आएंगे, जब ये वापस आएंगे तो वापस आने के दौरान यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है जो हमारा ये डायरेक्टली जंप मार जाए, और इनका एनर्जी अगर मैं लिख दूं, ये है -1.5 EV, -3.4 EV, -13.6 EV। तो कुछ फोटॉन तो वापस मिल जाएंगे 12.1 EV का, बट देयर आर ऑल्सो पॉसिबिलिटी जो कोई फोटॉन ऐसे डायरेक्ट नहीं एक्साइट होके ऐसे हमें इनडायरेक्ट तरीके से डी एक्साइट हो। डायरेक्ट डी एक्साइटेशन के बदले हमारा इनडायरेक्ट डी एक्साइटेशन हो, तो टोटल 3 टाइप्स ऑफ फोटॉन्स आर ऑब्टेन्ड। टोटल जो है अगर हम ध्यान दें, 3 डिफरेंट टाइप के फोटोन हमें मिलने वाले हैं। जो पहले वाले का है उसका एनर्जी E1 वो तो हमारे पास डायरेक्टली वापस आ जाएगा 12.1 EV। जो दूसरा वाला है वो है हमारा -1.4 से -3.4 का ट्रांजिशन, सो दैट विल बी सिंपली 1.9 EV। और जो हमारा E3 होगा वो ये वाला ट्रांजिशन दिखाएगा। तो डी एक्साइटेशन के दौरान हमें 3 डिफरेंट फोटॉन्स मिलेंगे हैविंग एनर्जी 12.1 EV, 1.9 EV एंड 10.2 EV। सो दिस इज द लीस्ट एनर्जेटिक वन एंड दिस इज द मोस्ट एनर्जेटिक वन। ओके ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन एटम्स ग्राउंड स्टेट पे है और उनको मैंने फोटॉन से एक्साइट कर रहा हूं, जिनका वेवलेंथ दे रखा है 970 एंगस्ट्रॉम। तो सवाल यह है जो डी एक्साइटेशन के दौरान हमें कितने डिफरेंट टाइप के फोटॉन्स मिलेंगे और उस पे इमैक्स और इमीन जो है वो हमारे कितने होने वाले हैं, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर, लैम्डा दे रखा है, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इन EV बाई 970 इतना आ जाएगा। एंड इफ वी कैलकुलेट हमारे पास एक प्यारा वैल्यू आएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड इफ वी सी दिस विल बी इक्वल्स टू 13.6 माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रांजिशन will happen from n equals to 1 to n equals to 4। तो इलेक्ट्रॉन्स जाके n equals to 4 पे हमारा चढ़ के बैठ जाएगा, और वापस जब वो डी एक्साइट होगा तो कैसे भी डी एक्साइटेड हो सकता है, ये चीज तो हमने पहले ही किए हैं। तो ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन number of photons will be simply equals to 4c2 and that will be 6। नंबर ऑफ फोटॉन्स जो आएंगे, टोटल जो डिफरेंट टाइप ऑफ फोटॉन्स आएंगे वो होंगे हमारे 4c2 दैट विल बी इक्वल्स टू 6, राइट। सो हमारा ई मैक्स कितना आएगा? अच्छा, ई मैक्स जो आएगा वो तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, डी एक्साइटेशन के दौरान 4 to 1 ट्रांजिशन के दौरान ही आने वाला है, और उसका एनर्जी तो वापस
12.75 EV हो जाएगा। एंड जो हमारा मिनिमम एनर्जी होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितना मैं ऊपर देख पाऊं उतना अच्छा है। तो 4 से 3 का ट्रांजिशन विल बी ऑब्वियसली द मिनिमम ट्रांजिशन। एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें 1.5 माइनस 0.85, तो दैट विल बी 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मिनिमम एनर्जी जो वापस बाहर निकलेगा दैट विल बी 0.65 EV। अगर वेवलेंथ पूछेगा मिनिमम मैक्सिमम, तो ऑब्वियसली इन दोनों के करस्पॉन्डिंग निकाल दो। जो हमारा मिनिमम वेवलेंथ होगा वो तो वापस 970 एंगस्ट्रॉम ही आने वाला है। जो मैक्सिमम होगा उसके लिए 12400 को 0.65 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। ओके, और एक बेहद ही आसान क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन एटम इज इन अ स्टेट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी 0.85 EV। पहले ये वाले इंफॉर्मेशन से, तो इनिशियली अगर हम ध्यान दें, बाइंडिंग एनर्जी हमारा 0.85 EV है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा ऑर्बिटल एनर्जी होगी दैट इज माइनस 0.85 EV है। तो ये इनिशियली हमारा n इक्वल्स टू 4 पर है। ठीक है, इट कम्स बैक टू अ स्टेट हैविंग एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 EV। दोस्तों 10.2 के बारे में बात कर दिया है, तो ध्यान देना n इक्वल्स टू 2 पर ही तो माइनस 3.4 वोल्ट होती है। तो वापस जो ट्रांजिशन हो रहा है वो 10.2 EV का, तो अगर हमें एक्साइटेशन ही मिल रहा है उस ऑर्बिटल का, सो डेफिनेटली इट्स अ ग्राउंड स्टेट। यानी फाइनल स्टेट जो होगा वो तो डेफिनेटली हमारा ग्राउंड स्टेट है। तो फाइनली जो है n इज डेफिनेटली इक्वल्स टू 1, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, यहां पर ऐसे भी देख लो n इक्वल्स टू 1 to 2, जो एक्साइटेशन एनर्जी होगी वो हमारा 13.6 माइनस 3.4 हमारा 10.2 EV आएगी। सो ट्रांजिशन जो हो रहा है वो हमारा 4 to 1 ट्रांजिशन हो रहा है। तो डेल्टा E जो होगा दैट विल बी सिंपली 13.6 minus 0.85 electron volt, that is equals to 12.75 electron volt. So जो फोटोन हमारा निकलेगा लैम्डा, that will be 12400 upon 12.75 एंगस्ट्रॉम। और पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किए थे, ये लगभग हमारा आ जाएगा 970 एंगस्ट्रॉम। बेहद ही आसान क्वेश्चंस है, कुछ बेसिक प्रैक्टिस के लिए मैं ये करवा रहा हूं। ठीक है, ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। यूवी रेज हैविंग लैम्डा इक्वल्स टू 830 एंगस्ट्रॉम and 700 angstrom when allowed to fall on hydrogen atom at a ground state is found to liberate electrons with a kinetic energy 1.8 electron volt and 4.0 electron volt respectively. We have to find the value of Planck's constant from the given data. ठीक है, अच्छा, एनर्जी ऑफ द फोटोन कितना है? एनर्जी ऑफ फोटोन हम जानते हैं दैट इज इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा। यहां पे h हमारे लिए अननोन है, तो हम डायरेक्टली कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि h ही तो हमें निकालने के लिए बोला है। ठीक है, अच्छा नाउ ध्यान दो, अब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, लेट जो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू 5। ठीक है,
जो हमारा ग्राउंड स्टेट का है आयनाइजेशन एनर्जी, वो 5 बोल दिया मैंने। तो ऑब्वियस सी बात है AC बाय लैम्डा माइनस 5 जो हमारा आएगा दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी KE। ये तो हम ऑब्वियसली लिख सकते हैं, जितने का फोटोन मिला माइनस जो आयनाइजेशन एनर्जी गया है न्यूक्लियर इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए, वो हमारा काइनेटिक एनर्जी का इक्वल होगा। अच्छा दोस्तों ध्यान देना, अगर हमें H का वैल्यू मालूम नहीं है तो फाई का वैल्यू भी डेफिनेटली हमें मालूम नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इस बात पे हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, सो नाउ AC बाय लैम्डा 1 माइनस 5 इज K1, एंड दूसरा इक्वेशन में यह भी लिख सकता हूं that is equals to K2. And if I subtract the two, what we get is 1 by lambda 2, जो छोटा वाला है वो ऑब्वियसली नीचे आएगा, minus 1 by lambda 1 that will be K2 minus K1। तो H का जो वैल्यू आ जाएगा that will be lambda 1 lambda 2 K2 minus K1 into divided by C lambda 1 minus lambda 2। ये हमारे पास आ जाएगा यहां से H का वैल्यू, and now we have to only substitute the values। so H का वैल्यू कितना आ जाएगा? अच्छा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 830 इंटू 700 10 to the power minus 20, और इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 2.2 EV इसको जूल पे लेकर आ गया, डिवाइडेड बाई C that is 3 into 10 to the power of 8 into, अगर हम ध्यान दें lambda 1 minus lambda 2 that is 130 into 10 to the power of, ये SI यूनिट में हमारा वैल्यू आएगा, राइट। सो हमारे पास क्या आ जाएगा? इफ वी सी ये हो गया 10 to the power minus 2, तो हो गया 10 to the power minus 17, ठीक है। ये हम काट दें तो 83 into 7 into 2.2 डिवाइडेड बाई 3 into 13 10 to the power minus 35 SI, and now we have to compute, ठीक है। एंड इफ ये लगभग 2 मान लो, ये 1.1 हो गया, ये लगभग तुम्हारा 0.5 है, ये तुम्हारा अगर 0.5 है तो इसको तुम थोड़ा सा कर दो तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज जो आ जाएंगे 6.63 into 10 to the power minus 34 SI units. So that will be the value of Planck's constant H. मेन तो यहां तक था, उम्मीद है ये समझ में आ गया है। अच्छा, फाई तुम 13.6 भी पुट नहीं कर सकते हो, H तुम्हारा अननोन है, तो 13.6 EV जो है वो भी हमारा अननोन क्वांटिटी ही है। ये इंपॉर्टेंट बात पे हमें ध्यान रखना है। ओके ओके दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। इन अ हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन लाइक एटम द वेवलेंथ फॉर स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ ट्रांजिशन n equals to p to n equals to 1 are given by lambda equals to 1500 p square by p square minus 1 angstrom and p belongs to the natural number minus 1। p obviously 1 तो हो नहीं सकता है। So calculate the energies of 3 lowest states, और एक चीज भी निकाल देते हैं, and the ionization energy। ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे हम लोग इसको?
ना ध्यान देना, क्या है मेरे पास? अच्छा, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होती है? hc बाय लैम्डा। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है, hc बाय लैम्डा के बारे में अगर हम देखें, सो जो हमारा एनर्जी आएगी E, वो अगर इसके टर्म्स में है तो लैम्डा कैन बी रिटन एज hc बाय E। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज 1500 p स्क्वायर माइनस 1 इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। सो दोस्तों, अगर हम ध्यान दें, E जो आ जाएगा मेरे पास, अच्छा AC का वैल्यू एंगस्ट्रॉम इनवर्स में हम जानते हैं कितना होता है, 12400 1500 इंटू इतना EV। ठीक है, 12400 को अगर मैं एंगस्ट्रॉम से डिवाइड कर दूंगा तो मैं डेफिनेटली ये जो E है वो तो लिख ही सकता हूं, राइट? एक्चुअली 12431 होता है, बट भाड़ में जाए उसी को हम काम ही नहीं करते हैं। तो एनर्जी E जो आ जाएगी दैट विल बी 84 कितना हो जाएगा, हाँ 8.3 लगभग 7 1 माइनस 1 बाई पी स्क्वायर EV। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है कोई भी जनरल लाइन का जो हमारा एनर्जी गैप है उसके बारे में डेफिनेटली हम कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात ये है, ये तो हमारा एनर्जी गैप है। अच्छा, एट इंफिनिटी एनर्जी इज टेकन एज 0। एट इंफिनिटी एनर्जी इज टेकन एज 0। तो जो फर्स्ट लेवल होगा E1, वो गैप कितना आएगा? 1 माइनस 1 बाई इंफिनिटी। ठीक है, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती किया हूं, 3 कहां से आएगा, 2 आएगा, सॉरी यार, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, हाँ 3.2728 इस टाइप का आएगा। ठीक है ना, खैर सॉरी। यानी जो इंफिनिटी और पहले वाले का एनर्जी गैप आया है, ध्यान देना ये फर्स्ट लेवल का एनर्जी नहीं है, ये E1 तो हमारा फर्स्ट गैप है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमारा n इक्वल्स टू 1 पुट करूंगा तो उसका एनर्जी जो आएगी -8.27 EV आएगी। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। ये जो हम पुट करेंगे उस पे इंफिनिटी से इसका गैप जो है वो हमारा 8.27 EV है। तो ऑब्वियसली जो n इक्वल्स टू 1 का एनर्जी गैप है, एनर्जी होगी, वो तो मेरा -8.27 EV होगी, राइट? अच्छा, अब दूसरे पे आ जाओ। नाउ डेल्टा E बिटवीन n इक्वल्स टू 1 एंड n इक्वल्स टू 2 अगर मैं ध्यान दूं, ठीक है, n इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 2, सो दैट इज E2 माइनस E1। मैं इसको नाम में थोड़ा सा बदलाव लाता हूं, ये डेल्टा E1 लिख देता हूं तो ये कंफ्यूज ना हो जाओ तुम लोग, ठीक है ना। जो डेल्टा E बिटवीन N1 एंड N2 यानी सेकेंड लेवल का एनर्जी माइनस फर्स्ट लेवल का एनर्जी,
यहां से हमारा P को जब 2 पुट करूंगा तब आएगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू, अगर हम ध्यान दें, कितना आएगा? 8.27 इंटू 3/4 EV। ये हमारे पास आने वाला है, ये हमारा एनर्जी गैप है, राइट? समझ में आया? सो E2 जो आएगा, E1 दैट इज -8.27 प्लस 8.27 इंटू 3/4 EV, यानी -8.17 इंटू 1/4 -2.07 EV आ जाएगा मेरे पास। यानी अगला जो एनर्जी लेवल आएगी दैट विल बी N इक्वल्स टू 2 -2.07 EV। एंड सिमिलरली अब तो समझ में आ गया होगा, इसका 1/4 आएगा तो यहां पर अब अगला 8/9 आएगा, तो डेफिनेटली उसका 1/9 हो जाएगा। तो E3 विल बी सिंपली इक्वल्स टू E1 इंटू 1/9 0.92 EV। तो ये हमारा N इक्वल्स टू 3 है, तो E जो आ जाएगा दैट विल बी -0.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है? एंड ऑब्वियसली बात है, जो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी दैट विल बी सिंपली 8.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि वो तो हमारा ग्राउंड स्टेट के रिगार्डिंग ही होती है। तीनों जो लेवल्स है उसके एनर्जी मैंने यहां पर मार्क कर डाला। काफी आसान क्वेश्चन है, बस उसको हमें थोड़ा सा अपनी फॉर्मेट पे लिखना था, बाकी सब तो अपने आप आसानी से सॉल्व हो गया। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A gas of hydrogen-like atoms can absorb radiations having photons of wavelength 68 electron volt. During the de-excitation, it gives back only 3 photons. जितने भी de-excitation के दौरान फोटोन निकल रहा है उसका लैम्डा आइदर इक्वल है जो इंसिडेंट फोटोन है उसके, या फिर उससे छोटे हैं, यानी मोर एनर्जेटिक है। ठीक है? सो वी हैव टू फाइंड द इनिशियल वैल्यू ऑफ n, जहां पर है इनिशियल स्टेट क्या था, कौन सा गैस है वो निकालना है, लैम्डा मीन एंड लैम्डा मैक्स वो हमें निकालना है, एंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम वो हमें निकालनी है। ठीक है? एटम मतलब रादर देन स्पीसीज, लेट अस करेक्ट द टर्म, वी कैन कॉल इट अ स्पीसीज। द सबसे क्रूशियल लाइन ये पढ़ो, एक ये पढ़ो और एक ये पढ़ो। जो मैं लिख रहा हूं उस बात को समझो। ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन इट गिव्स ओनली 3 photons. That simply implies after absorbing photon, electron has gone to n equals to 3 state। तभी तो डीएक्साइटेशन के दौरान 3 निकला है, 3 is 3C2, यानी ऑब्वियस सी बात है ड्यूरिंग डीएक्साइटेशन जो जो ट्रांजिशन होगी 3 से 2, 3 से 1 और 2 से 1। तो एक बात तो निश्चित है, जो हमारा ट्रांजिशन हुआ है वो हमारा हुआ है n इक्वल्स टू 3 स्टेट में। अब ये वाला पार्ट पढ़ो। ये जो 68 EV है, 68 EV is E mean
एंड इन तीनों में अगर मैं कंसीडर करूं तो दैट इंप्लाइज 3 से 2 ट्रांजिशन जो है वो हमारा हुआ है ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन, जो हमारा 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को दिखा रहा है। क्योंकि लैम्डा अगर सारे छोटे हैं तो एनर्जेटिकली सारे फोटोन 68 ईवी से ज्यादा है, यानी मिनिमम एनर्जी गैप हमारा 68 ईवी है, और वो तो हमारा हो सकता है डेफिनेटली 3 से 2 के बीच में। तो वो जंप मारा है 3 पर, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा n इनिशियल होगा दैट n इनिशियल मस्ट बी इक्वल्स टू 2। ये बात तो निश्चित है। इनिशियली डेफिनेटली हमारा n इक्वल्स टू 2 स्टेट पर ही वो हमारा होने वाला है। मेरे ख्याल से ये बात हमें समझ में आ गई है, ठीक है। अच्छा, HL लाइक एटम जो हमारा E2 होता है दैट इज -3.4 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E3 जो होता है वो होता है -1.5 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है डेल्टा E, वो आ जाएगा 1.9 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो Z² का जो वैल्यू आएगी ये लगभग 2 मान लो 34 आ रहा है, तो थोड़ा सा बड़ा एक परफेक्ट स्क्वायर हमें चाहिए होगी, तो Z जो है वो हमारा 6 है। बट ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होनी चाहिए, तो जो हमारा गैस है कार्बन +5, गैस इज बेसिकली कार्बन +5 स्पीसीज, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज लैम्डा मीन एंड लैम्डा मैक्स? ऑब्वियस सी बात है जो हमारा E1 होगा दैट विल बी इक्वल्स टू -13.6 इंटू Z² -13.6 इंटू 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ वी कंप्यूट कितना आ जाएगा, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करते हैं। यहां पे 360 प्लस 108, तो यहां पर हो जाएगा 368, ठीक है। हाँ, 360 प्लस 108 दैट विल बी इक्वल्स टू 468। होप सो मैं सही कैलकुलेट कर रहा हूं, एक सेकंड रुक जाओ। कितना आ जाएगा? 36 इंटू दिस 10 पे आ जाएगा 360, एंड उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई और होगा, तो वो मेरे पास आ जाएगा 108। तो 360 प्लस 108 वो हमारे पास कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू 468। और इसके अलावा 0.6 और है, 0.6 मतलब हो गया तुम्हारा एक तो 18 और ऐड हो गया, तो 468 प्लस 18, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 486। फॉर 0.1 तो 486, ये लगभग हमारा आ जाएगा 490 ईवी, लगभग 489.6 आ रहा है, तो लगभग जो आ जाएगा E1 वो हमारे पास आ जाएगा -490 ईवी। सो दीज आर दी एनर्जी लेवल्स। तो हमारा जो E मैक्स होगा, जो हमारा मैक्सिमम एनर्जी निकलेगी, वो तब निकलेगी जब हमारा 3 से 1 पर कूद रहा है। 3 का एनर्जी जो होगा इसका 1/9 होगा, तो E मैक्स हमारा हो जाएगा 490 इंटू 8/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो लैम्डा मिनिमम जो आएगा दैट विल बी नथिंग बट 12400
by 490 into 8 एंगस्ट्रॉम। सिंपली कैलकुलेट इट, मेरा कैलकुलेट करने का बिल्कुल मन नहीं है। और मिनिमम एनर्जी गैप तो हमारा 68 ईवी के करस्पॉन्डिंग ही है, तो लैम्डा ई मीन जो है वो तो हमारा 68 ईवी है, तो लैम्डा मैक्स जो आ जाएगा दैट इज 12400 by 68 angstrom. That's my lambda max. And IE अगर निकालने के लिए कोई बोलेगा तो IE मेरे पास सिंपली आ जाएगा 490 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बाकी तो कैलकुलेशन अब भाड़ में जाए। ये दोनों बात को समझ पाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। तो बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने काफी सारे कर लिए हैं, अब थोड़ा सा अपना लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है।